जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। मनोविज्ञानी फ्राइड ने 1900 स्वप्न संग्रह करके उनके आधार पर एक बड़ी विवेचनात्मक पुस्तक लिखी है। सपनों की व्याख्या उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि दबी हुई इच्छाएं स्वप्न बनकर उभरती हैं। सभ्यता के साथ साथ मनुष्य की कामनाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं और लिप्साएं भी बढ़ी हैं। वे अतृप्त रहने पर विद्रोही बनती हैं। सपनों की अपनी अलग दुनिया रचकर उन्हें चरितार्थ करने का नाटक खेलती हैं। कामनाओं की न्यूनता से स्वभाव संतोषी बनता है और अंतःकरण में चैन रहता है, अथवा इतनी सुविधा होनी चाहिए कि हर इच्छा तृप्त हो सके। दोनों ही बातें न बने तो असंतुष्ट मन स्थिति में मानसिक ग्रंथियां बनती हैं और उबड़ खाबड़ सपन दिखाने से लेकर मनोविकार तक उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। सपनों में आमतौर से इतना ही आधार रहता है कि वे मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति के अनुरूप दिशा में चलते हैं। सपनों का स्तर देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के मन पर किन विचारों में आकांक्षा अथवा घृणा के रूप में आधिपत्य जमाया हुआ है, वह क्या चाहता है और किससे डरता बसता है। सपने आमतौर से इसी पटरी पर उड़ते लुढ़कते हैं। अनुभवी चिकित्सकों का यह कहना है कि सर्दी, ज्वर, नज़ला, जुखाम, फोड़े, फुंसी जैसे शारीरिक विक्षोभों, विकारों की सूचना 1-2 रात पूर्व ही रोगी को सपनों द्वारा मिल जाती है। अधिक गंभीर रोगों जैसे मिर्गी संघननी आदि का पूर्वाभास स्वप्न प्रतीकों द्वारा 1-1.5 सप्ताह पूर्व ही हो जाता है। तपेदिक कैंसर जैसे जटिल रोगों के आगमन का पूर्व संकेत तो 2-3 माह पूर्व ही सपनों द्वारा मिल जाता है, पर सामान्यतः रोगी या तो इन प्रतीकों संकेतों को समझ नहीं पाता या इनमें निहित चेतावनियों को भुला देता है। रोग संबंधी सपन डरावने होते हैं, किंतु जिस शारीरिक अवयव से संबंधित रोग हो उसी अंग से संबंधित सपन होते हैं। जैसे आंतों के किसी रोग की सूचना स्वरूप सपन में कच्चा या सड़ा गला भोजन दिखाई पड़ सकता है। किसी श्वास रोग के रोगी को डूबते समय या पर्वत पर चढ़ते समय सांस फूल जाने का स्वप्न दृश्य दिख सकता है। ये तो हुई शारीरिक रोगी की बातें। मानसिक रोग तो पूरी तरह मन के विकार मात्र होते हैं, अतः इनका सपनों द्वारा ज्ञान तो हो सकता है। उनकी चिकित्सा भी मुख्यतः इसी जानकारी के आधार पर होती है। मनोरोगी को मनोचिकित्सक उसके सपनों की व्याख्या द्वारा ही मानसिक विकृति का स्वरूप समझा देते हैं तथा उसके आधार पर की गई विवेचना कर देते हैं। रोगी को जब यह ज्ञात हो जाता है कि मेरा रोग तो स्वयं मेरी विचार विकृतियों का ही परिणाम है, तो फिर प्रयास पूर्वक उसे रोग मुक्त होने में अधिक समय नहीं लगता। आधुनिक वैज्ञानिक स्वप्न का संबंध अंतर्मन में जमे हुए प्राचीन नवीन संस्कारों और प्रतिदिन होने वाली पुरानी घटनाओं में बतलाते हैं, जिनके संपर्क से हम किसी कारणवश आ जाते हैं। फ्राइड आदि वैज्ञानिकों ने उसका संबंध मन में बैठी हुई तरह तरह की भावनाओं और कामनाओं से जोड़ा है। वे ही भिन्न भिन्न रूपों में स्वप्न में प्रकट होती रहती हैं। कुछ विद्वानों ने इस संबंध में बहुत कुछ विवेचना करके यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वप्न के विषय में ये दोनों दृष्टिकोण परिस्थिति के अनुसार सत्य होते हैं। जो लोग बहुत अधिक स्वप्न देखते रहते हैं, उनका कारण प्राय शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता होती है। कितनी ही बार हमने देखा है कि कोई बाजा बज रहा है और उसी समय हम स्वप्न में किसी प्रकार का बाजा सुन रहे हैं। वास्तव में बाजे की आवाज निद्रित अवस्था में हमारे कानों में जाती है और उसी समय हमारे मस्तिष्क में बाजे जैसी संबंधित कोई दृश्य उत्पन्न कर देती है, पर यह अवस्था 2-1 क्षण ही रहती है। उसी समय आँख खुल जाती है, पर 10-5 सेकंड में ही ऐसा जान पड़ता है कि हमने घंटे 2 घंटे तक चलने वाली घटना देखी हो। स्वप्न देखे जाते हैं और देखने के चित्रों की प्रतिमाओं दृश्यों की विधि ही हम अपनाते हैं। हम जो भी देखते हैं, सुनते, बोलते, छूते, सूंघते हैं, उसकी हमारी मस्तिष्क में दृष्टि, श्रवण, स्पर्श तथा गंध प्रतिमाएं बनती और संचित होती रहती हैं। संवाद विशेष की संवाद प्रतिमाएं, पीड़ा आदि भाव संवेदनाओं की भी संवेदन प्रतिमाएं मस्तिष्क में अंकित संस्कारित होती रहती हैं। दृश्यात्मक सपनों में यही प्रतिमाएं और प्रतीक चित्रवत दिखाई पड़ते हैं।
चित्त तल पर यदि उथल पुथल जारी रही तो इन प्रतीकों को समझ पाना असंभव नहीं होता। अशांत चित्त दशा में तो व्यक्ति का दिन विवश गति चक्र में बंधा सा व्यतीत हो जाता है और क्रियाकलापों की विवेचना का उसे अवसर ही नहीं रहता, स्पष्ट स्मृति भी नहीं रहती। ऐसे में सपनों की स्मृति अत्यल्प ही रहे, यह स्वाभाविक ही है। स्वप्नावस्था में नेत्र, नासिका, कर्ण, रसना आदि सचेतन ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, क्योंकि हमारा सचेतन मन उस समय दबा रहता है। किंतु इन इंद्रियों पर वातावरण के जो प्रभाव पड़ते हैं उन्हें अवचेतन मन अनुभव करता जानता रहता है। इसलिए मोमबत्तियां, रुई छुलाने, कान के पास तीर ध्वनि करने आदि का निश्चित प्रभाव उस समय के सपनों पर पड़ता है। सपनों के समय सक्रिय चित्त तल का जितना अंश चेतन भाग को छूता है उतने अंश में शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे हंसना, रोना, बड़बड़ाना, मुट्ठियों का खुलना, भिंचना, करवटें बदलना आदि। स्वप्न जब पूर्णतः अवचेतन की अनुभूतियों से संबंधित होते हैं उस समय व्यक्ति की देह शिथिल शांत पड़ी रहती है। व्यक्ति विशेष या कि संपूर्ण मानव जाति के अतीत अथवा भविष्य के परिचायक स्वप्न व्यक्ति को सदा ऐसी ही स्थिति में आते हैं। यह स्थिति उसी प्रकार विरल होती है जैसे हमारे दैनंदिन जीवन क्रम में चेतन मन की जागृति विरल होती है। आध्यात्मिक स्वप्न उन्हें कहा जाता है जो अतीन्द्रिय अनुभूतियों से संबंधित हों। इनके भी कई वर्ग हैं। सर्वमान्य व्यक्तियों में से भी किसी को कभी कभी ऐसी अनुभूतियां सपनों में ही हो जाती हैं। व्यक्ति का अवचेतन मन अनंत संभावनाओं और संवेदनाओं का भंडार है, अतः उसे सामान्य रीति से समझना दुष्कार है। योग निद्रा इन्हीं संभावनाओं की उपलब्धि का एक मार्ग है। पाठक डेनियल वेयर नाम के रूसी लेखक की कृति दामेकर ऑफ हेविनल ट्राउजर्स के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक तिब्बती लामा की अपने द्वारा देखी गई उस सच्ची कहानी का उल्लेख किया है कि वह लोगों को योग निद्रा में सुलाकर उन्हें मन चाहे सपन दिखलाता था। योग निद्रा वस्तुतः अवचेतन पर से चेतन का दबाव हटा लेने की विद्या है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन अनंत ब्रह्म सत्ता की तरंगों की गतिविधियां देख पकड़ जाने में समर्थ हो जाता है और तब वह अतीत अथवा भविष्य की वास्तविक घटनाओं का साक्षी बन जाता है। जिस व्यक्ति का अंतकरण जितना ही शुद्ध बुद्ध होगा और जो अपनी आंतरिक शक्तियों को जितना ही अधिक विकसित होने देगा, उन पर से चेतन मस्तिष्क के दबाव को हटाए रहेगा तथा ब्रह्मांड व्यापी चेतना से तादात्म्य का जितना प्रयास करेगा, वह आध्यात्मिक अनुभूतियों का उतना ही अधिकारी बनता चला जाएगा। स्वप्न अवचेतन की जागृति मात्र है और संस्कार शुद्ध व्यक्ति का अवचेतन भी शुद्ध होने से उसके स्वप्न यथार्थ की ही अभिव्यक्तियां होते हैं। यह यथार्थ सुदूर वर्तमान का भी हो सकता है तथा सूक्ष्म स्तर पर सुनिश्चित हो चुके भविष्य का भी। स्वप्न अवस्था में प्रशिक्षण की इन दिनों एक नवीन विधि का प्रयोग हो रहा है। उसमें शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष कुछ भी सिखाया समझाया नहीं जाता, वरन वातावरण में ऐसे संकेतों की गर्मी उत्पन्न की जाती है जिसका प्रभाव उस क्षेत्र के नियंत्रित लोगों पर पड़े और वे अनायास ही उस प्रभाव से प्रशिक्षित होने लगे। इस पद्धति का नाम हिप्नोपेडिया है। यूरोप अमेरिका में हिप्नोपेडिया नाम की पद्धति का इन दिनों भरपूर उपयोग भाषा शिक्षण, अभिनय प्रशिक्षण आदि में किया जा रहा है। शिक्षा शास्त्री इस पद्धति में गहरी रुचि ले रहे हैं और अगले कुछ ही वर्षों में यही प्रणाली शिक्षा में लोकप्रिय हो जाए तो आश्चर्य नहीं। इस हेतु इस प्रणाली में निहित खतरों की संभावनाओं को दूर करना होगा। रूस के विख्यात स्वप्न शास्त्री श्री पावलोव एवं सोवियत आयुर्विज्ञान अकादमी के प्राध्यापक एम सुमारकोवा तथा ई उशाकोवा का कथन है कि जब तक नींद की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म एवं विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो जाता, हिप्नोपेडिया की आंशिक उपयोगिता ही रहेगी। उनका यह भी कहना है कि अप्रशिक्षित उपयोगकर्ता इस विधि से जाने या अनजाने छात्र छात्राओं तक गलत संदेश भेज सकता है तथा इस प्रकार विभ्रांत कर सकता है। यह पुस्तक सपने झूठे भी सच्चे भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है।
इस पुस्तक को आप लोग ध्यान से सुनना तथा इस पुस्तक का सारा सार जानने के लिए आप इसके पहले वाले भाग अवश्य सुनना। अब एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गायत्री।